100 में से 5 होते हैं ना जो बहुत फेमस डॉक्टर बन पाते हैं। अपना लाइफ का ये गेम मत बना लो कि यही मेरा लाइफ डिसाइड करेगा। सबके तो पीजी क्लियर नहीं होते होंगे, तो वो सब कहाँ जाता है फिर? फील्ड इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुका है। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we have with us Dr. Pulkit Sharma, and he has just completed his MBBS from JLN Medical College. Right now he is preparing for NEET PG. So hello Pulkit sir, how are you? आई एम फाइन वरुणा, हाउ आर यू? I'm good. सो सर आपका भी नीट पीजी का जो एग्ज़ाम था वो 23rd को था आई गेस, और वो पोस्टपोन हो चुका है इस टाइम पे। तो लाइक क्या उसके रीज़न थे, क्या किस लिए ऐसे पोस्टपोन हुआ, क्या हुआ? जो बाकी के एग्जाम थे इसके साथ में या फिर इसके आसपास जो एग्जाम हुए थे, जैसे नीट यूजी के एग्जाम में भी काफी सारी इरेगुलरिटीज थी। और जो आपका नेट का ऑनलाइन एग्जाम होता है वो वाले पेपर में भी वो पेपर लीक हो गया था, तो गवर्नमेंट को वो कैंसिल करना पड़ा था। तो एज ए प्रिकॉशन नीट पीजी के एग्जाम को भी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ओके 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 ओके। सर अभी मतलब जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनके दिमाग में एक ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि सर ने कौन से ईयर में अपना नीट क्वालिफाई किया, क्या उनकी रैंक थी और ये सब। सो वुड यू लाइक टू शेयर मोर अपॉन दैट? तो मेरा नीट 2018 में सिलेक्शन हुआ था और जो मेरी ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 4843। ओके। तो सर कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। ओके 2016 और 17 में नहीं हो पाया था, 2018 में सिलेक्शन हुआ था। ओके ओके। तो सर जैसे आपने 2-3 ड्रॉप्स जो हैं ये ले लिए थे, 4-5 ड्रॉप्स भी लोग लेते हैं, तो आपको लगता है कि वो ड्रॉप्स भी, इतने ड्रॉप्स लेना एक सही चीज़ है एक बच्चे के लिए? एज ऑफ नाउ अगर मैं बताऊं तो जब बच्चा ड्रॉप ले रहा होता है तो वो कभी भी ये सोच के ड्रॉप नहीं लेता कि उसको इतना समय लग जाएगा इस प्रोसेस में जाने में, डॉक्टर बनने में। पर जब वो इसमें एक बार घुस जाता है तो ये एक ऐसा दलदल है जहाँ से निकलने का मन नहीं करता। क्योंकि ये आप जब इसमें एंटर कर जाओगे तो आपका कहीं और जाने का मन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी आप काफी ज्यादा एफर्ट इसमें डाल चुके हो और कहीं और जाओगे तो जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप एट द सेम टाइम जब एंटर कर रहे हो तो एक अपने आप को फिक्स टाइम दो कि इतने टाइम तक मैं प्रिपरेशन करूंगा। यदि मेरा हो जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना मैं अपने प्लान बी प्लान सी पे स्विच कर लूंगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉप करते हैं। और अगर मैं बताऊं एज ऑफ नाउ, पहले के कुछ समय तक ये चीजें ठीक थी क्योंकि एक बहुत ही स्टेबल कैरियर था डॉक्टर का। पर अभी काफी ज्यादा सैचुरेशन यहाँ पे भी आ रहा है, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे भी बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट सीट्स आपकी पिछले कुछ सालों में 7 से 8 सालों में 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। ठीक है, जो नंबर ऑफ, अगर मैं आपको सिलेक्शन बताऊं जिस रैंक पे सिलेक्शन होता था 2016 में 6000 ऑल इंडिया रैंक तक ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिलता था। 6000? या और अभी आपको 24,000 तक आपको कॉलेज मिल जाता है ऑल इंडिया कोटा से। तो नंबर ऑफ सीट्स काफी बढ़ रही है, नए कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। हालांकि अभी भी वो रेशियो में इंडिया के अंदर डॉक्टर नहीं है जितने WHO के हिसाब से होने चाहिए। पर फिर भी जो डॉक्टर बन रहे हैं उनके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिससे कि जितने डॉक्टर इंडिया में बन रहे हैं या फिर जो फॉरेन से करके इंडिया आ रहे हैं वो सेटल हो सके, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। काफी ज्यादा सैचुरेशन इस फील्ड में आ चुका है। तो आप इतना टाइम इस सिर्फ एक चीज के लिए वेस्ट करोगे, 5 साल यहाँ पे ड्रॉप करोगे, उसके बाद में आप MBBS करोगे 5 से 6 साल, फिर शायद आपको नीट पीजी में भी ड्रॉप करना पड़ जाए 1 से 2 साल, और फिर आप पीजी करोगे 3 साल की। तो 12 से 15 साल आप करके और फिर आपकी वो फाइनल सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास होगी मैक्सिमम, आप अच्छा करते हो तो। वरना बहुत ज्यादा ऑप्शंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास है क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत सारे हैं। तो आप सोच लो अगर 12 से 15 साल बाद मेहनत करके आप इस सैलरी में सेटिस्फाइड हो तो डेफिनेटली उस हिसाब से जा सकते हो। बाकी कुछ लोगों को ये लग सकता है कि मुझे तो नोबल प्रोफेशन है, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। हालांकि 95% लोगों का मेन मोटिव और पैसा ही होता है। ये पैसा ही होता है। बिल्कुल। तो अगर आपको नोबल प्रोफेशन की तरह ही इसको रखना है तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हो, वेल एंड गुड। और एक और चीज़ है सर, अगर नोबल प्रोफेशन की तरह ही देखना है तो फिर वो MBBS का ऑब्जेक्शन भी हटा के देखो, फिर BMS की तरफ चले जाओ अगर तुम्हारा नहीं हो पा रहा है उसमें MBBS में, तो वो भी तो एक डॉक्टर ही है। मतलब एक तरह से अलग चीज़ है, बट स्टिल मतलब अगर आपको एक सर्व ही करना है सोसाइटी को तो वो वाली बात है बस। और एक और चीज़ है जो आपने बताई अभी कि सीट्स बहुत बढ़ चुकी हैं,
तो ये तो कंप्लेन आप कर ही नहीं सकते हो कि 6,000, आपने बताया 6,000 पे मिल जाता था पहले कॉलेज, अब 24,000 पे मिल रहा है। तो अब मतलब सीट्स कंपैरेटिवली बड़ी हैं, तो ये इस चीज़ का तो आप कंप्लेन कर ही नहीं सकते हो कि सीट्स नहीं हैं या जो भी है। तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ऑल्सो सर, आजकल जैसे कि नीट के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम पैटर्न्स में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और री नीट की मांग कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये पूरा क्राइटेरिया क्या है, क्या हो रहा है आजकल इसमें? सबसे पहले तो एग्जाम में कुछ इरेगुलरिटीज हुई है, जो डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट पुलिस के पास भी है और अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी इसमें हो रहा है। और अगर रीनीट की यदि मैं बात करूं तो आपका एग्जाम 50 बार भी हो जाएगा तो 51st टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 51st टाइम आपके रीनीट की डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे, सही बात है। क्योंकि इतनी सीटें हैं नहीं जितनी स्टूडेंट्स हैं। अभी भी आप देखोगे तो 23-24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और बिल्कुल। सीटें आपकी 24,000 के अराउंड है ऑल इंडिया। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरीज तक की मैं बात करूं तो 24,000 तक आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कितनी भी बार एग्जाम ले लें तो वो शायद सिलेक्शन के क्राइटेरिया से बाहर ही रहेंगे। पर बाकी अगर मैं बात करूं, पेपर लीक की चीजें भी आई हैं, डिफरेंट जगह केसेस भी चल रहे हैं। तो यदि अगर आपके वो केस में काफी सारे लोग पकड़े जाते हैं जिनको सिलेक्शन की प्रोसेस से बाहर नहीं कर सकते, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है कि आपका रीनीट हो जाए। और अगर इतनी सारी रेगुलरिटीज के बाद में भी अगर उनको पकड़ा जा सकता है, जिन लोगों ने चीटिंग करी है, जिन लोगों ने पेपर खरीदा है या फिर किसी तरीके से भी गलत तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उन लोगों को यदि पकड़ा जाएगा तो फिर आपका सबसे पहली कोशिश तो ये होगी कि जो चीटर्स है उनको बाहर करा जाए। बिल्कुल। और अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो रीनीट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास में है अभी। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि फर्दर इस पे क्या डिसीजन लेना है। तो सर, आपके क्या विचार हैं, रीनीट मतलब होना चाहिए वैसे या नहीं होना चाहिए? कि मतलब बच्चे तो ऑफ कोर्स मांग करेंगे ही रीनीट की, तो आपको लगता है इसमें होना चाहिए? इट्स नॉट द मैटर ऑफ रीनीट और नो रीनीट। बहुत सारे बच्चे हैं जो रीनीट चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे एट द सेम रीनीट नहीं चाहते। उनमें से काफी सारे जेन्युइन बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल 2 साल मेहनत करके अच्छा स्कोर लाया है। और अगेन अगर एग्जाम होता है 1 से 1.5 महीने का उनको टाइम मिलता है, तो वो रिदम बना पाना, वो एकदम फ्लो मेंटेन कर पाना वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल। तो ऐसे में रीनीट होना ना होना टोटली इस बात पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स क्या है। और एक अगर इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज्यादा सोचा जाए रादर देन नो रीनीट और रीनीट के बारे में, तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, इस साल भी यदि बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा तो वो अगले साल बच्चा सिलेक्शन नहीं होने के बाद में वो अगले साल ड्रॉप कैसे करेगा, जब उसको एग्जाम पे ही भरोसा नहीं होगा कि एग्जाम किस तरीके से हो रहा है, बिल्कुल फेयर प्रोसेस है या नहीं। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तरीके के बच्चे तो इसमें दुखी होने वाले हैं, क्योंकि या तो रीनीट होगा या नहीं होगा। तो वो कुछ बच्चों को तो दुख होने वाला है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज यही है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको अच्छे से मतलब आउट ऑफ प्रोसेस कर दिया जाए। और सर, गवर्नमेंट जो है वो आई थिंक ऑनलाइन मोड के लिए भी शिफ्ट होने वाली है अगले साल से। तो ये भी चीज़ें कुछ सुनने में आ रही हैं कि आई थिंक कुछ अमेरिकन सिस्टम को ही फॉलो करने वाले हैं। आई थिंक कुछ तो ऐसा होने वाला है। अभी देखो, चीजें तो काफी सारी सामने आती हैं। नीट जब हुआ था तो नीट को नेशनल लेवल पे सिंगल एग्जाम करने के लिए बहुत चैलेंजेस आए थे गवर्नमेंट के सामने। 3 से 4 साल का टाइम लग गया था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रेडी नहीं थी। उनका सिलेबस अलग होता था, उनके स्टेट बोर्ड का सब कुछ चीजें अलग होती थी। तो इसको एक सिंगल एग्जाम बनाने में ही काफी समय लग गया। अब अगर इस एग्जाम को ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं तो 24 लाख बच्चों का एक साथ एक शिफ्ट में एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। अब अगर अलग अलग शिफ्ट में होगा तो वही नॉर्मलाइजेशन वाली चीज आ जाएगी। और यहाँ पे एक एक मार्क्स से बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। तो गवर्नमेंट उसको कैसे सॉर्ट करती है, क्या पूरी प्रोसेस होगी, फिर उसमें क्या सभी बच्चे या फिर सभी स्टूडेंट्स या सभी स्टेट्स इसमें एग्री होंगे, वो बड़ा चैलेंज है। तो अभी ये थोड़ा सा काफी दूर की प्रोसेस है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा उसके बारे में गवर्नमेंट जब क्लैरिटी देगी तो इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। एग्जैक्टली। नीट बेसिकली पहले जेई की तरह होता था शायद, मेंस और फिर प्री भी होता था, फिर मेंस होता था। तो अब भी शायद वही चीज़ें होने वाली हैं। एनीवेज, और गांव देहात में भी सर मतलब इतनी जल्दी नहीं आती हैं ये चीज़ें। ऑनलाइन आप कैसे चले जाओगे एकदम से? तो बेसिकली रूरल एरियाज़ हैं उनमें पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो वही है।
और सर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एमबीबीएस के बाद मज़े ही मज़े हैं, तो मतलब किस हद तक इस बात में सच्चाई है कि एमबीबीएस के बाद मज़े हैं, बस नीट एक बार कर लो तो एमबीबीएस बस फिर पूरी ज़िंदगी मज़े ही मज़े हैं? सबसे बड़ा तो ये तो मिथ होता है, बचपन से पेरेंट्स कहते आ रहे हैं 10th पास कर लो मजे हैं, मज़े है। 12th पास कर लो मजे हैं, और एमबीबीएस कर लो फिर मजे। ऐसा मजे कुछ होता नहीं है ऐसा। बाकी के एमबीबीएस लाइफ में आप थोड़ा चिल आउट कर सकते हो, 5 साल आपको मिलते हैं, क्योंकि 5 साल उतना प्रेशर होता नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे स्कूल में एग्जाम होते थे 9, 10th, 11th, 12th वाले, वैसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के एग्जाम, फोर्थ ईयर के एग्जाम होते हैं। पर उसके बाद में अगर ब्रॉड लेवल पे अगर सोचा जाए तो आपको काफी ज्यादा इसमें चैलेंजेस आने वाले हैं, काफी ज्यादा फील्ड, क्योंकि काफी सैचुरेट हो चुका है। जैसे आपको इंजीनियरिंग में था कुछ साल पहले तक, ये मैथमेटिक्स का बूम था, फिर इतने सारे इंजीनियर बन गए कि लोगों ने स्विच कर लिया अपना, एकदम से बायोलॉजी लेना स्टार्ट कर दिया। पहले नीट का एग्जाम कुछ साल पहले तक 6 लाख बच्चे दे रहे होते थे, अभी वो 24 लाख दे रहे हैं, और जेई मेंस के एग्जाम उतने ही बच्चे दे रहे हैं जितने पहले देते थे, 10-11 लाख के आसपास। तो काफी ज्यादा फील्ड इसमें बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ चुका है। तो अगर मैं इसको ब्रॉड लेवल पे बताऊं तो बिल्कुल भी मजे नहीं है। नॉर्मल सैलरीज होती है डॉक्टर की, जितनी किसी अदर प्रोफेशन में आपकी होंगी, बस एक वो थोड़ा सा सोशल टैग मिल जाता है आपको, और शायद वो 12th पास करने के बाद में जस्ट कहीं और वो टैग मिलना पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए इस फील्ड का थोड़ा ज्यादा चार्म है। बाकी अगर आप नोबल प्रोफेशन की तरह अगर इसको देख रहे हो तो डेफिनेट नोबल प्रोफेशन तो है ही, एट द सेम टाइम पर उतना ज्यादा आप फाइनेंशियली बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे इस फील्ड में आके, ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ डॉक्टर होते हैं जो बहुत अच्छा कर पाते हैं, पर वो 100 में से 5 होते हैं ना जो बहुत फेमस डॉक्टर बन पाते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों की बात करूं तो वो बिल्कुल नॉर्मल अर्न करते हैं, जैसे कि और प्रोफेशन में कोई और अर्न कर रहा होता है। एग्जैक्टली। और आप जितने साल आप मेडिकल फील्ड में लगाओगे, फॉर एग्जांपल 10-12 साल अगर आप मेडिकल फील्ड में लगा रहे हो, और यहीं आप अगर किसी टेक फील्ड में लगा दो, तो आपकी सैलरी, मतलब सैलरी में क्या, आपकी एक जो जॉब की स्टेबिलिटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाएगा, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें भी एक बहुत बढ़िया बूम आएगा। तो किसी आईटी सेक्टर में आप जॉब करो तो देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ओके, तो सर कुछ मिथ्स हैं एमबीबीएस के रिगार्डिंग, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। तो कुछ मिथ्स तो आपने क्लियर कर ही दिए हैं, लेकिन कुछ जो है वो मैं वैसे भी पूछना चाहूँगी आपसे। तो सबसे पहले तो ये जो एमबीबीएस है वो हाई इनकम इसमें होती है बहुत ज़्यादा, तो ये किस हद तक सच है कि मतलब बच्चे को पहले नीट यूजी क्लियर करना पड़ेगा, फिर नीट पीजी या फिर नीट एसएसबी होता है, किस हद तक एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आ जाती है एक बच्चे के पास? 12-13 साल लगा रहा है एक इंसान अपनी लाइफ के। सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे सेटिस्फाई है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, ये एंडलेस गेम है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, उस पे टोटली डिपेंड करता है। बाकी बेसिक आप अर्न कर सकते हो, जैसे 50,000 से 1 लाख तक जस्ट एमबीबीएस के बाद में आप अर्न कर सकते हो, और जैसे जैसे आप पीजी करोगे तो 1.5 से 2 तक, और डिपेंड ऑन कि आपने किस डिपार्टमेंट में पीजी करी है। जैसे आप सर्जरी कर रहे हो, अच्छी खासी सर्जन बन गए हो आप, ठीक ठाक आपका हैंड वर्क है, तो फिर आप अच्छी सर्जरी करके अच्छा अर्न कर सकते हो। और बाकी आपने किसी और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में करी है, जैसे पैथो फार्मा, तो वहाँ पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पीजी करते हो, और डेफिनेटली आप बहुत सारे लोग फिर एसएस करते हैं, सुपर स्पेशलिटीज की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर अगर आप वो कर लेते हो तो फिर आप बहुत अच्छे से स्टेबल हो सकते हो। पर एज ऑफ नाउ अगर मैं बताऊं तो कंपटीशन वहाँ पे भी है, सिर्फ नीट यूजी वाला कंपटीशन नहीं है, आपका पीजी में भी कंपटीशन है, एसएस में भी कंपटीशन है, और फिर एट द सेम टाइम इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल पहले से ही काफी टाइम से स्टेब्लिश है, वहाँ पे जाके आप काम कर सको तो आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे डॉक्टर बनना पड़ेगा। और वो जैसे मैंने आपको बताया 100 में से 5 लोग ही बन पाते हैं, बाकी 90 नहीं बन पाते उस लेवल के, क्योंकि उतनी सीट है ही नहीं। पीजी या फिर एसएस में आप बात करोगे तो उतनी सीट है ही नहीं, तो कुछ लोग ही बन पाते हैं वहां तक जाके। तो मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये सारे एमबीबीएस कर रहे हैं, तो सबके तो पीजी क्लियर नहीं होते होंगे, तो वो सब कहाँ जाते हैं फिर? काफी सारे अदर ऑप्शन भी होते हैं, जैसे कुछ स्टेट लेवल पे मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं गवर्नमेंट में, जो कि पहले बनना काफी आसान होता था, क्योंकि पहले गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जाना नहीं चाहता था, प्राइवेट में ही काफी पैसा था। पर अभी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में इतना कंपटीशन बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट में बच्चे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है एटलीस्ट आपके पास में। तो गवर्नमेंट वाला एक ऑप्शन होता है।
उसके अलावा आप अपना खुद का भी सेटअप स्टार्ट कर सकते हो प्राइवेट। सिर्फ एमबीबीएस के बाद? हाँ, अगर आप छोटी जगह पे हो तो कंपटीशन थोड़ा कम होता है। आप जैसे बड़े सिटी में हो किसी में, तो कंपटीशन वहाँ पे आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। वहाँ पे एमबीबीएस के बाद में थोड़ा अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। बाकी अगर आप किसी छोटे टाउन में हो, विलेज में हो, तो वहाँ पे इतने ऑप्शन नहीं होते, तो एक एमबीबीएस डॉक्टर के लिए थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, वो स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, और इसके अलावा जो भी मेडिकल कॉलेज है उनमें कुछ जेआरस की होती है अपॉइंटमेंट, जैसे जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर की जो है वो कर सकते हो आप। काफ़ी जगह आपकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पर वो नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम ही है। इतना ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स अपॉर्चुनिटी वाइज देखे तो है नहीं। ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 12th पास करी है किसी ने और उसने नीट एग्ज़ाम दिया है, उसका एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो उसको बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस इन सब के बारे में भी एक बार सोच लेना चाहिए, या फिर सीधा बस एमबीबीएस ही जाना चाहिए उसको? देखो, सबसे बेस्ट फील्ड तो आज भी, चाहे इसमें कितने चैलेंजेस है, एमबीबीएस ही है। क्योंकि अगर एमबीबीएस में ऐसी हालत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ तो और भी बुरी हालत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वहाँ तो गवर्नमेंट जॉब्स के तो ना के बराबर ही ऑप्शंस हैं, और उसके अलावा आपको देखना है कि आपको आपकी प्रायोरिटीज क्या है। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे जो बीडीएस का कुछ अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, बीएमएस के अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा 15-20 लाख का आप सेटअप तैयार कर सकते हो, तो आप बीडीएस कर सकते हो, क्योंकि वो सारा गेम ही आपका खुद के पर्सनल सेटअप पे आ जाता है। वहाँ पे आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दोनों में नहीं मिलेंगी। वहाँ पे खुद का सेटअप आपको लगाना पड़ेगा, और साथ में फिर आपको एरिया भी ऐसा लगाना चूज करना पड़ेगा जहाँ पे ज्यादा बीडीएस डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है हर फील्ड में इंडिया में बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से, और बाकी अगर बीएमएस वगैरह का देखूं मैं, तो पिछले कुछ सालों में ऐसा लग रहा था कि एकदम से बूम आएगा, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने आयुष डिपार्टमेंट खोला था। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, इस तरीके के काफी फोकस किया था, पर उस हिसाब से अभी तक उसके रिजल्ट्स अभी देखने को नहीं मिले हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में मिले, पर अब तक उसके इतने ज्यादा खास रिजल्ट, जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी, एक आयुष डॉक्टर होना चाहिए था हर जगह, हर पीएससी सीएससी पे, वैसा कुछ अभी हुआ नहीं है। तो उसमें भी इतना ज्यादा, मतलब आप सिर्फ मेडिकल फील्ड के अलावा भी और ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल बीएससी भी यदि करते हो, तो आप हर एग्जाम के लिए आप ओपन हो, हर एग्जाम आप दे सकते हो, क्योंकि आपके पास एसएससी दे सकते हो, बैंक के एग्जाम दे सकते हो। वहां पे भी एक तरीके से पूरा चेंज कर सकते हो, अपना जो करियर है उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हो। और वेटनरी काफी अच्छा ऑप्शन है। वेटनरी को आप थोड़ा अंडररेट करते हो, पर वेटनरी काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के अंदर लोग पेट्स रख रहे हैं या तो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मुझे वेटनरी बेटर ऑप्शन लगता है रादर देन बीडीएस और बीएमएस की, अगर मैं बात करूँ तो। ओके। तो सर, अब जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान भी हैं कि अभी नीट का रिज़ल्ट जो है वो 30 जून को आएगा शायद, और फिर नीट की बातें हो रही हैं, ये सब हो रहा है। तो इस बीच में आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट शुड दे डू एक्चुअली? अभी क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी फिक्स अभी एज ऑफ नाउ है नहीं, तो आप थोड़ा सा फोमो से भी दूर रहो, टेंशन भी आपको कम हो। तो थोड़ा थोड़ा आप 2 से 3 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, बाकी के आपके 20 से 22 घंटे आपके। और जैसे ही 8 जुलाई को जो भी फिक्स होता है, रीनीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक इंडिकेशन मिल जाएगा एटलीस्ट। अगर फिक्स भी नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना जो रिदम मेंटेन कराया आपने, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करा है, अगर रीनीट हो जाता है इन केस, तो आप उस पर मेंटेन करके उस 2 से 3 घंटे को 6 से 10 घंटे पे ले जा सकते हो। एकदम से आप 10 घंटे स्टार्ट करोगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1.5 महीने का आपका ब्रेक हो चुका है। तो आप वो कर सकते हो, और एट द सेम टाइम बाकी का टाइम तो आपका है 20 घंटे के आसपास, उसमें आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। आप अपना टाइम इंजॉय कर सकते हो। बाकी फोमो से दूर रहने के लिए आप 2 से 3 घंटे पढ़ना आप शुरू कर सकते हो। तो सर, यही था आज का हमारा पॉडकास्ट। दैट वाज इट फॉर दिस होल पॉडकास्ट। तो कुछ कहना चाहोगे सर आप लास्ट में, कुछ भी? लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप इस एग्जाम को सिर्फ एग्जाम की तरह लो,
इसको अपना लाइफ का ये गेम मत बना लो कि यही मेरा लाइफ डिसाइड करेगा। जैसे आप 10th में हुआ करते थे, तो 10th का जब आपका रिजल्ट आया था तो बहुत सारे बच्चे दुखी होंगे कि पता नहीं मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। पर आज के दिन आप देखोगे पास्ट में जाके तो आप खुद पे हंसोगे कि मैं किस लिए दुखी हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको थोड़ा लंबे प्रोस्पेक्टिव में सोचोगे, ब्रॉड लेवल पे सोचोगे, तो ये आपका लाइफ डिसाइड करने वाला एग्जाम नहीं है। इसको सिर्फ एक एग्जाम की तरह लो। यदि आप इसमें सेलेक्ट हो रहे हो तो वेल एंड गुड, आगे के बारे में सोचो, और यदि नहीं हो रहे तो अपने प्लान बी प्लान सी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड पॉडकास्ट। सो वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय गाइस। बाय बाय। बाय बाय।